नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो यूपी पीसीएस, चाहे आरओ एआरओ या फिर लोअर पीसीएस, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, योजना आयोग या फिर सहकारिता आयोग? तो सही आंसर क्या है इसका? वित्त आयोग। तो दोस्तों जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वित्त आयोग से रिलेटेड। अब इसमें पहली चीज़ ये कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। वित्त आयोग की स्थापना 1951 यानी कि 1951 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन या फिर वित्त आयोग ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब क्या है कि एक ऐसा संगठन जिसके पास कानूनी अधिकार हैं, मतलब कानून को लागू करने वाली जो बॉडी है उसके समान इसके पास शक्तियां हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली कोर्ट्स नहीं है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि कानून को लागू करवाने का काम किसका है? कोर्ट्स का है। लेकिन ये एग्जैक्टली कोर्ट्स नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो सारे ही मामलों को देखता है, जबकि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, इनके पास जो अधिकार होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं। मतलब अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वो चुनाव से रिलेटेड चीज़ें ही हैंडल करेगा, उसी के विषय में जो कानून लागू करने हैं वो करेगा। तो ऐसे ही वित्त आयोग के बारे में भी है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी की। अब वहीं अगर हम बात करें जो पहला हमारा वित्त आयोग बना था उसमें जो उसके अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी, और इस समय जो चल रहा है ये 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है और इसके चेयरमैन जो हैं उनका नाम क्या है? NK सिंह। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं। साथ ही अगर हम उसकी बात करें संरचना की, कंपोजिशन की, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं जिनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। इनका जो कार्यकाल है या ऑफिस पीरियड है ये भी राष्ट्रपति के ऑर्डर में ही स्पेसिफाई होता है। रीअपॉइंटमेंट इन लोगों का हो सकता है, मतलब वित्त आयोग में अगर आज कोई 4 सदस्य हैं और नेक्स्ट टाइम अगर वो चाहें तो 4 के 4 भी अपॉइंट हो सकते हैं या किसी और को भी रखा जा सकता है, मतलब रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। वहीं सिलेक्शन मैनर की बात करें तो सिलेक्शन मैनर और क्वालिफिकेशन को तय करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। क्वालिफिकेशन जो इनके चेयरमैन की है उसकी बात करें तो सार्वजनिक मामलों का ये अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वित्त आयोग के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? संविधान द्वारा। संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। जब हम बात करें आर्टिकल 148 यानी कि 148 के पैरा 1 की, तो उसमें ये चीज़ गिवन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही इसको अपॉइंट करता है। दूसरी बात, जब राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? जो राज्य का राज्यपाल होगा उसको। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि संविधान के द्वारा इसका सृजन किया गया है। आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार या फिर विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना? तो सही आंसर क्या है इसका? देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए जो लिखित संविधान है इसका प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत। सो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवी अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो सही आंसर क्या है? संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है और यह शब्द संविधान में 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब उस टाइम पर जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में 1976 में, उसमें 2 वर्ड और जोड़े गए थे, एक समाजवादी और एक अखंडता। इस तरीके से टोटल 3 वर्ड्स हो गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों वर्ड जो थे ये जोड़े गए थे। सो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें कि संविधान में जो शब्द हैं उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले उसमें आता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर उसके बाद गणतंत्र। सो ये क्रम भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। सो आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो सही आंसर क्या है इसका? भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की, सो इसमें जो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में दिया हुआ है कि जन्म द्वारा आपको मिल सकती है भारतीय नागरिकता, रक्त संबंध हो, ब्लड रिलेशन हो, या फिर वंशक्रम हो, मतलब आपका खानदान का कोई रिलेशन हो, तब आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। रजिस्टर करा के आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या फिर देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सो दोस्तों ये था कुछ जो सिटीजनशिप है उसके बारे में। अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो सही आंसर क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये नीति निदेशक तत्वों का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। इस उद्देश्य के साथ में उनको भारतीय संविधान में बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। सो इसके उद्देश्य क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, मतलब जहां पर कुछ ऐसे आदर्श बताए गए हैं जो कि राज्य को यानी कि स्टेट को, सरकार को अपनाने चाहिए, जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो पाए, लोगों का भला हो पाए। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये बात एकदम सही है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी एकदम सही है। दोस्तों बात करें कि संविधान में ये कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये गिवन है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, या फिर केवल लोकसभा के प्रति? तो सही आंसर क्या है? केवल लोकसभा के प्रति। और ये जो चीज़ है ये अनुच्छेद 75 के भाग 3 में दी हुई है, मतलब 75 के पैरा 3 में हम देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं जब हम बात करें इसके पैरा 2 की, सेम आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 75 के पैरा 2 की बात करें तो उसमें ये चीज़ दी हुई है कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक ये मंत्री बने रहेंगे, और अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि भाई इनको हटाना है तो उनको तुरंत हटा दिया जाएगा। सो ये कुछ था इस क्वेश्चन के बारे में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 1/3 एक तिहाई, या फिर वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5वां भाग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है 1/6, मतलब कि लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैलिड जो वोट्स हैं उसका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। सो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कितना है? 1/6 है वैलिड वोट्स का। सो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, या फिर दिल्ली का उपराज्यपाल? तो सही आंसर क्या है? गृह सचिव।
ये जो सिविलियन अधिकारी हैं, सबसे ऊंचा सिविलियन पोस्ट है ये, ठीक है। गृह सचिव से ऊपर फिर कोई नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो सही आंसर क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण द्वारा मिल सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रीकरण करके भी आपको मिल सकता है, मतलब रजिस्टर्ड करा सकते हैं आप खुद को, तब भी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई ब्लड रिलेशन है आपका या फिर वंशक्रम है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नागरिकता मिल सकती है। सो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन के बारे में। सो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो पॉलिटी का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। साथ ही अगर कुछ आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। और दोस्तों अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। कोरोना का टाइम है, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।